सर्विसेज एक्सपीरियंस। और मैं लेक्चर 13 के साथ, और ये जो लेक्चर है ये 67 बीपीएससी पीटी जो परीक्षा जो होने वाली है उसको ध्यान में रखकर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके माध्यम से उस चैप्टर तक ले जाने का प्रयास करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प रेजिस्टेंस पे 20 ओम है, कनेक्टेड इन सीरीज जुड़ा हुआ है विद रेसिस्टर ऑफ 4 ओम, 4 ओम का कोई रेसिस्टेंस है और 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ा हुआ है। तो फाइंड टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रिक लैम्प हमारा है आर लैम्प का जो रेसिस्टेंस हमारा कितना है, ये हमारा 20 ओम है। इसको हम क्या है, आर लैम्प को हम ये R1 कह सकते हैं, और दूसरा एक रेसिस्टेंस हमारा जुड़ा हुआ है वो 4 ओम का, वो R2 है। ठीक है, ये रेसिस्टर है, कोई कंडक्टर रेसिस्टेंस है, ये हमारा कितना है 4 ओम है, ये ओम का सिंबल है। तो क्या निकालना है, फाइंड टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालना मींस सिंपल R का वैल्यू निकालना है, जिसको हम समतुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं या टोटल रेसिस्टेंस भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। तो हमको ये निकालना है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, इन सीरीज राइट। तब मैं बता दूं कि सीरीज कनेक्शन होता है, उसके लिए क्या होता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस का जो मान होता है वह R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और भी जितने रेजिस्टेंस होंगे सब मिल जाएंगे राइट। स्थिति यही होती है, इससे मान लिया जाए कि मुझे आप रेजिस्टेंस मान लीजिए, ये बायां छोर हो गया दाहिने छोर हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस मान लीजिए, दूसरे रेजिस्टेंस का बायां छोर मेरे दाहिने से, और इस तरीके से क्या होगा, अगर हम बैटरी से जोड़ देते हैं ये कनेक्शन जो होता है इसको सीरीज कनेक्शन, क्या कहेंगे इसको, सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन के लिए फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे पास वही रेजिस्टेंस है तो R का मान कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 and plus 4 is equal to 24 ओम। ओके, यही आपका क्या हो गया, समतुल्य प्रतिरोध का मान हुआ सीरीज में। क्लियर हो गया। आप हो सकता है कि ये प्रतिरोधी तक नहीं छोड़े, आपको हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में आपको पूछ लें कि सर्किट से धारा कितनी बह रही है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सर्किट से धारा की का क्वेश्चन दिया जाए, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा, यदि आपको आता है कि करंट का मान कितना है, तो करंट इज इक्वल टू वाट, ये कर प्लस आता है, तो करंट का सिंबल देते हैं I और I इक्वल टू वाट। तो इसका मान निकालेंगे हम ओम के नियम से, I बराबर होता है आपका V बटा, और यहाँ पर बैटरी कितने का 6 वोल्ट है और R कितना हमारा आया है 24 है, ये हो जाएगा हमारा 1 बटा 4 ओम। ये क्या है, ये 1 बटा 4 एम्पियर। तो करंट का मान जो होता है एम्पियर होता है, राइट। इसमें आप देख लीजिए फिर से, I करंट है जिसका मान एम्पियर होगा, V वोल्टेज का मान वोल्ट होगा और R रेजिस्टेंस का मान ओम होगा। ये अगर सीरीज में रहता तब, यदि मान लो कि यही दो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में नहीं है, ऐसा नहीं होकर कैसा है, देख लीजिए, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसा है, मान लिया जाए ऐसा कनेक्शन है, ये R1 है हमारा, ये हमारा R2 है, और इसी के बीच में क्या है, हमारा 6 वोल्ट का बैटरी है माइनस प्लस। तो ऐसे यदि पूछा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है, याद रखिएगा, R इक्वल टू होता है 1 बटा R इक्वल टू होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ऐसी स्थिति में क्या है हमारा, क्या निकालिएगा, आप R2 मान लिया जाए कि समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा, ये
और सेकेंड रेजिस्टेंस 4 है, तो 1/20 प्लस 1/4। अब इसका निकालिए कितना हो जाएगा, ये 20 एलसीएम हो जाएगा और 6 यहाँ हो जाएगा और आपका 1 यहाँ हो जाएगा, राइट। तो ऐसे कितना हो जाएगा 7/20। इसको अगर हम r का मान निकाल क्या हो जाएगा, r इक्वल हो जाएगा 20/7, इतना हो जाएगा। ये कब होगा, जब ये पैरेलल में होगा। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस r है, r मुझे मान लीजिए, और दूसरा कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मेरा लेफ्ट और आपका भी लेफ्ट एक पर, और मेरा राइट आपका भी राइट एक तरफ, यानी मींस हमारा रेजिस्टेंस है, और तब जाके हम बैटरी जोड़ देते हैं, तो वो जो कनेक्शन होगा वो पैरेलल कहलाता है। जितना भी हाउस होल्ड है आपका, ये जो आप क्लासरूम को देख रहे हैं, क्लासरूम में देख रहे हैं, जितना कनेक्शन है यहाँ पे और पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम व्हेन इट इज हीटेड। जर्मेनियम के रेजिस्टेंस का मान कितना होगा यदि गर्म किया जाए। तो मैं बता दूं कि जर्मेनियम क्या है, जी ये सेमीकंडक्टर है। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने डील किया है आपका, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जो है रेजिस्टेंस का 66 बीपीएससी में आ चुका है। अभी मैं जो डील कर रहा हूं ये भी 66 बीपीएससी में आ चुका है, लेकिन वहां पर क्या है, वो सेमीकंडक्टर शब्द का प्रयोग किया है। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आने वाली परीक्षा में यदि एग्जामिनर जानना चाहे कि सेमीकंडक्टर के कौन से एग्जांपल्स हैं, तो पता होना चाहिए जर्मेनियम या सिलिकॉन, इसलिए जर्मेनियम का मैंने यहाँ पर लिया। तो यदि आप जर्मेनियम को हीट करते हैं, सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं, और यदि सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो क्या होगा, मैं जनरल चीज में बता दूं आपको कि ये जो डील होगा r थीटा इक्वल टू r0 into 1 plus alpha theta plus beta theta square plus so on। हम जितने भी हायर पावर्स उनको छोड़ देते हैं और हम दो ही टर्म तक रखते हैं, तो r थीटा इक्वल टू होता है r0 into 1 plus alpha theta। इसमें क्या है हमारा कि r थीटा जो है और थीटा डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस है, यानी कहने का हुआ जब टेंपरेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस का मान r0 है, और टेंपरेचर का मान यदि बढ़कर थीटा हो गया तो रेजिस्टेंस का हो गया r थीटा। तो ऐसे तो दोनों के बीच रिलेशन यही होता है हमारा। इसको हम और तोड़ सकते हैं, यू कैन राइट इट एज r0 प्लस r0 into अल्फा into थीटा, राइट। ये क्या है, ये बताता है कि टेंपरेचर के अनुसार कैसे रेजिस्टेंस वैरी करता है, ये बताता है। ये फार्मूला डिफाइंस वेरिएशन ऑफ resistance of course electric resistance with temperature। ये बताता है कि टेंपरेचर के अनुसार रेजिस्टेंस का मान कैसे बदलता है सब्सटेंस का, मटेरियल्स का, जिसमें मैंने सेमीकंडक्टर के एग्जांपल आपके क्वेश्चन में है। तो होता क्या है कि ये जो अल्फा है इसको कहते हैं टेंपरेचर कोएफिशिएंट, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और थीटा टेंपरेचर राइज है। तो अल्फा के मान पर निर्भर करेगा कि क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा का मान जो होता है फॉर सेमीकंडक्टर वो नेगेटिव होता है। तो यदि अल्फा का मान इस सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव हो गया ये अल्फा का मान, तो इस में क्या हो जाएगा, फॉर सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, r थीटा इक्वल टू r0 प्लस r0, और अल्फा का वैल्यू जो होता है नेगेटिव होता है, इसलिए ये तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा सेमीकंडक्टर माइनस अल्फा इनटू थीटा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सेकंड घट जाएगा, मींस क्या होगा हमारा r0 माइनस r0 अल्फा इनटू थीटा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा, यानी फॉर द सेमीकंडक्टर क्या होगा, जब टेंपरेचर के मान को बढ़ाएंगे r थीटा विल बी लेस देन r0, मतलब प्रतिरोध का मान घट जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, टेंपरेचर के मान को बढ़ाएंगे आप तो रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस का मान घट गया तो इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ गया, इसको याद रखिएगा। एक मैं बता दूं इसका मतलब क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर टेंपरेचर के मान को घटाते हैं, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। तो मैं बता दूं कि एब्सोल्यूट
जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो पे या उसके आसपास में कोई भी सेमीकंडक्टर जो होता है वो बैड कंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करता है। कारण क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो के आसपास के टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का मान बहुत बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो वह क्या होगा, सेमीकंडक्टर नहीं होकर के वह इंसुलेटर की तरह काम करेगा। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा, सेमीकंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा। अब याद रखिएगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, राइट। अब मैं बताऊंगा आपको कि सेमीकंडक्टर के बारे में तो मैंने बता दिया, और सेमीकंडक्टर जस्ट वी हैव डिस्कस, सेमीकंडक्टर के बारे में कह दिया आपको अल्फा क्या होता है, नेगेटिव, और क्या होगा फॉर कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर जैसे हमारा हुआ कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा जो कंडक्टर हुआ, कंडक्टर के लिए क्या होता है, अल्फा का मान क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है। तो अल्फा जब जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, r थीटा इक्वल हो जाएगा r0, मैंने बताया अभी r0 इनटू अल्फा इनटू थीटा, राइट। तो चूंकि इसका मान पॉजिटिव होगा मींस हमेशा जुड़ जाएगा, इससे याद रखिएगा कि फॉर मेटल्स और फॉर कंडक्टर r थीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन r0। मतलब क्या हुआ, कोई भी चालक है या मेटल्स है, उसके टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे, उसको गर्म करेंगे, उसके रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, राइट, और ठंडा करेंगे रेजिस्टेंस का मान घटेगा। और यही कारण होता है कि कोई भी जो मेटल्स कॉपर का वायर है, अगर हम हीट कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट का मान घट जाएगा। क्योंकि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट का मान घट जाता है। लेकिन यहीं पर मैंने एक एग्जांपल और लेना मैं चाहूंगा एलॉय का, मिश्र धातु का। तो मिश्र धातु में क्या होता है कि फॉर मिश्र धातु यहां पर ये होगा कि r थीटा r0 प्लस r0 इनटू अल्फा इनटू थीटा, राइट। तो मिश्र धातु में क्या होता है कि अल्फा का मान जो होता है वो लगभग 0 है, आई मीन वेरी स्मॉल है, नॉट एग्जैक्टली 0, वेरी स्मॉल। तो जब वेरी स्मॉल हो जाएगा क्या होगा, फॉर एलॉयस क्या हो जाएगा, r थीटा वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू r0। मतलब टेंपरेचर चेंज होने क्या होगा, एलॉयस का मिश्र धातु का क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान चेंज नहीं करेगा। और एग्जांपल्स हमारे पास है एलॉयस का, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट क्या है, तो आप कहेंगे एलॉयस है, किसके एलॉयस है, कॉपर 60%, निकल 40%। नेक्स्ट हम आते हैं नाइट्रोम, वो भी एलॉयस है, जिसका क्या है परसेंटेज क्या होगा, निकल 60%, क्रोमियम 12%, मैंगनीज 2% एंड आयरन 26%। याद रखिएगा ऑलवेज कि सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर, सेमीकंडक्टर को यदि गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा, कंडक्टर को गर्म करेंगे रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, और एलॉय को गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि व्हाट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर कहने से ही लगता है हमारा, उसको कहेंगे प्रकाश वर्ष, क्या कहेंगे हमको, प्रकाश वर्ष। तो ये पहला इसके बारे में आप जान लीजिए, ये क्या है, लेंथ या डिस्टेंस, दूरी या लंबाई की इकाई है, याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या है, यह एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लेकिन यहां पर क्या होगा, स्पीड भी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, स्पीड जो होगा with a velocity of 3 into 10.8 मीटर पर सेकंड, राइट। याद रखिएगा यह स्पीड क्या है, वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस। और हवा को भी वैक्यूम की तरह ही माना जाता है लाइट के फीचर के अनुसार के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हवा में जो प्रकाश का वेग जितना होता है, या निर्वात में प्रकाश का वेग जितना होता है, उस वेग से प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसको कहते हैं हम लोग लाइट ईयर। और यहाँ पर देखेंगे तो 1 लाइट ईयर 9.4
15 meter. In fact, this is your power. It should be here. 15 meter, right? और चूंकि ये यूनिट है और लाइट से भी जुड़ा हुआ था, इसलिए एक यूनिट एक और कर देता हूं मैं। सारी यूनिट की चर्चा यहाँ पर संभव तो नहीं है, लेकिन एक और यूनिट की मैं चर्चा करता हूं। दिस इज योर EAU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कौन सा यूनिट हुआ? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यदि आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द अर्थ सन, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है उसको क्या कहते हैं, और ऑप्शन दे दिया है, तो आप याद रखिएगा उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलेंगे उसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसका वैल्यू जो होता है वो 1.5 × 10⁻11। दिस इज एक्चुअली this to here 11 meter, and 1 A equal to 1.5 into 10⁻11 meter। और एक और यूनिट है कि लाइट की जब चर्चा हुई है तो मैं बता दूं कि एक पार्सेक यूनिट होता है, तो याद रखिएगा कि 3.26 लाइट इज इक्वल टू 1 पार्सेक। याद रखिएगा 3.26 लाइट इज इक्वल टू 1 पार्सेक। पार्सेक भी डिस्टेंस की इकाई है। लेट्स कम टू व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर फॉर इको टू बी हर्ड। यहां पर आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट यहां इको नहीं है, पर ये सुनाई पड़ रही है आपको। इको का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड साउंड, और इको को रिफ्लेक्टेड साउंड, यहां जो आपका टर्म है इको मींस रिफ्लेक्टेड साउंड, राइट। अब क्या है, सपोज करते हैं कि ये आप यहां कोई चीज टकरा के लौटेगी सामने यहां से। आप मान लीजिए चलेगा कि किसी मैदान में आप चले जाते हैं और बहुत बड़ा हॉल रहता है, सामने में आप बोलते हैं, तो जो आप बोलते हो वही टकरा कर लौटती है, ठीक है। बल्कि थोड़ा मैं आपको कंफर्टेबल कर दूं आपको कि एक बार एक बच्चा माँ से बहुत नाराज हुआ और बच्चा गुस्से में गया एक मैदान था आसपास में, और बहुत बड़ा वो बिल्डिंग था मैदान के आगे में। बच्चा बोलना शुरू किया, माँ तुम गंदी हो, माँ तुम गंदी हो, माँ तुम गंदी हो। वही लौट कर उधर से ध्वनि टकरा के लौटी, तो बच्चा बहुत परेशान हो गया, माँ के पास लौटा। माँ देखो ना, अजीब बात हुई कि मैं गया फील्ड के पास, मैं तुमसे नाराज था, मैं बोला माँ तुम गंदी हो, माँ तुम गंदी हो, टकरा के आई। तो माँ बोली कि ऐसा बेटा करना कि नेक्स्ट टाइम जाना और बोलना कि माँ तुम अच्छी हो, माँ तुम अच्छी हो। तो ये टकरा कर ध्वनि लौटी, उसको कहते हैं इको। क्या बोलेंगे आपको? इको। लेकिन इको कब सुनाई पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ पर ये साउंड सोर्स है ये, राइट। तो क्या होगा, यहां ध्वनि जाएगी और ध्वनि भी टकरा के आएगी। सपोज आप कीजिए कि इसके बीच ये दूरी आपका डी है, और मान लिया जाए टेम्परेचर हमारा क्या है 22 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि टेम्परेचर निर्भर करेगा ये, ठीक है। और हमारा स्पीड ऑफ साउंड सपोज करो कि v = 334 मीटर पर सेकंड है, राइट। तो अब क्या होगा, वो दूरी का मान निकालना होगा। तो आपको पता है कि वेलोसिटी डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस निकालिएगा तो डिस्टेंस का दुगुना हो जाएगा हमारा, और हमारा वेलोसिटी v एंड t टाइम, तो क्या हो जाएगा हमारा d का मान जो होगा 1/2 गुना v × t हो जाएगा। और e को सुनाई पड़ने के लिए क्या होगा, टाइम इंटरवल जो होना चाहिए वो 0.1 सेकंड होना चाहिए, यानी जो ध्वनि जाती है उसको आती है, जाने आने में समय लगता है ध्वनि को, और 0.1 सेकंड लगना चाहिए। यहाँ पर यदि आप मान को रख देंगे तो d का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, हाफ, और v हमारा 334 इनटू 0 कितना है ये आप देख लीजिए 33.4
मीटर के लगभग 16.7 मीटर। यदि आप ये 334 336 कर देते हैं, वो निर्भर करेगा टी के वैल्यू पर, टेम्परेचर के वैल्यू पर निर्भर करेगा। तो नॉर्मली क्या होगा हमारा 17 मीटर के आसपास, आप देख लीजिए कितना हो जाएगा 32 16.7 मीटर के आसपास में क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टर एंड द सोर्स ऑफ साउंड होगा। क्या आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा D इक्वल टू 16.7 मीटर। यदि हम एटमॉस्फेयर का टेंपरेचर लिए 22 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मली रहता है, और स्पीड ऑफ साउंड लिया और साउंड लिया मैंने 334 मीटर पर सेकंड, और टाइम इक्वल लिया मैंने 0.1 सेकंड। अब नेक्स्ट कम टू व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ अल्ट्रासोनिक्स। तो मैं बता दूं आपसे कि ये जब अल्ट्रासोनिक्स होते हैं, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक्स, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है ये ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होता है, राइट, अल्ट्रासोनिक्स का। और यदि हमारा यही लेस देन 20 हर्ट्ज हो जाए, हर्ट्ज यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, तो उसको क्या कहेंगे इंफ्रासोनिक्स। क्या बोलेंगे उसको, इंफ्रासोनिक्स। ओके, और दोनों के बीच में क्या होगा, हम सुनते हैं रेडिएशन, किसके बीच में, ये इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये ऑडिबल रेंज है, ऑडिबल रेंज जिसमें हम किसी चीज को सुनते हैं, याद रखिएगा। तो हमारा सवाल क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बैट्स जो है वो कौन सा वेव्स क्रिएट करता है, कौन सा साउंड क्रिएट करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अल्ट्रासोनिक जो क्रिएट करते हैं ये ग्लॉसिस भी करते हैं, बैट्स भी करते हैं, पोर्टवाइजेस भी करते हैं। और आप सुना भी होगा, ये भी सवाल हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ जाए कि चमगादड़, बैट्स में चमगादड़ अंधेरे में चलता है, क्योंकि पहला दे दिया अल्ट्रासोनिक वेव, दूसरा दे दिया इंफ्रासोनिक, तीसरा दे दिया ऑडिबल वेव, ठीक है, चौथा दे दिया कोई और वेव्स, ये हाई फ्रीक्वेंसी का दे दिया आपका, पांचवा दे दिया नन ऑफ दीज, मोर देन वन। तो उस पर निर्भर करता है आपका। तो याद रखिएगा कि बैट जो होता है, जो चलता है, चमगादड़ चलता है, तो अपने मूवमेंट के दौरान क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है। क्या करता है, अल्ट्रासोनिक्स मींस उस वेव को जनरेट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कमांड 20,000 हर्ट्ज ज्यादा होता है, राइट, वो जनरेट करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह गया, चूंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इससे क्या होगा, वेलोसिटी भी इसका ज्यादा होगा, स्पीड बहुत ज्यादा होगा, इससे बहुत तेजी से आगे जाकर वो वेव्स, और यदि रास्ते में ऑब्स्टिकल्स रहता है तो उसे टकरा कर लौट जाता है, और फिर बैट्स उसको रिसीव करता है और अपने रास्ते को बदल देता है। तो याद रखिएगा कि ड्यू टू अल्ट्रासोनिक वेव्स बैट्स कैन मूव इवन इन डार्क। अभी मैंने बताया कि जब हम अल्ट्रासोनिक्स की बात आ जाए, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं दिया, फिर भी हो सकता है कि आपको इस बार पूछ दे, इंफ्रासोनिक्स के बारे में पूछ दे। तो याद रखिएगा व्हेल्स है, एलिफेंट्स है, राइनोसेरोसेस है, ये सब क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक्स वेव जनरेट करते हैं। इंफ्रासोनिक्स मींस क्या, ये क्या है, इनके लिए n का मान जो है 20 हर्ट्ज से कम है, n स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, राइट। और एक खास और बता दूं कि जो मेजर फ्रीक्वेंसी आता है, भूकंप जो आता है, जो इंटेंसिटी होता है, तो बहुत हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आने के पहले जो सिचुएशन क्रिएट होता है, जो पृथ्वी में वेव्स चलते हैं, और वेव्स आपको जानने का आश्चर्य होगा, वो इंफ्रासोनिक वेव्स होते हैं। जिस इंफ्रासोनिक वेव्स को क्या होता है, जानवर बहुत आसानी से या बहुत पक्षी बहुत आसानी से लोकेट कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो उनको पहले पता चल जाता है। इससे कभी कभी देखिएगा चिड़ियों का बोलना या पक्षियों को का अपने अलग बिहेवियर करना, ये आ जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि वेव्स बिफोर द अर्थक्वेक, so these are the examples of infrasonic waves. So that's all for the day. Thanks for